और अब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम संगठन के बारे में बात करते हैं तो हम उन सभी व्यापारिक या व्यापारिक ना भी हो उन सभी संस्थाओं के बारे में बोलेंगे जो पैसों का लेन देन करती हैं। उदाहरण के रूप में एक दुकानदार, नगर पालिका या कोई क्लब, मंदिर, मस्जिद, यह सब संगठन ही हैं। संगठन को अलग से पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि विद्यार्थी संगठन और संगठन के स्वामी के बीच में अंतर समझ सकें। जब हम लेखांकन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो संगठन को संगठन के स्वामी से अलग मानते हैं और जितनी भी लेखांकन की चीज़ें आप बनाएंगे उन सभी में जो भी आप लेन देन की घटनाएं लेखांकन में उपस्थित कराने वाले हैं वह सब व्यापार के नज़रिए से आपको लिखनी है। इसलिए संगठन को एक अलग विषय के रूप में आपके अध्याय में दिया गया है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, संगठन और संगठन का स्वामी अलग अलग है और ज़रूरी नहीं कि कोई भी संगठन व्यापारिक ही हो। कोई ऐसी संस्था जो व्यापार नहीं कर रही जैसे नगर पालिका, मंदिर या कोई क्लब, वह भी लेखांकन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने की कोई व्यापारिक। लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की विधि और लेखांकन के उपयोगकर्ताओं के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने नए विषय पर जिसका नाम है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक विशेषताएं लेखांकन सूचना का परिणाम है जो उसकी उपयोगिता को बताती है, जिसमें सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है कि उपयोगकर्ता सूचना पर निर्भर रह सके। लेखांकन सूचना की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटना एवं लेन देन हुए हैं उनके मापन व प्रस्तुतिकरण के बीच किसी तरीके का आंतरिक संबंध है। लेखांकन द्वारा दी गई सभी सूचना किसी भी तरीके की अशुद्धि व व्यक्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तथा उससे विश्वसनीय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो उससे अपेक्षित है, क्योंकि लेखांकन सूचना के बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं। जो भी सूचना लेखांकन द्वारा दी जाएगी उसी सूचना से उनके कई निर्णय सीधा प्रभावित होंगे। आशा करता हूं यह विशेषता स्पष्ट है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी विशेषता पर जिसका नाम है प्रासंगिकता। सूचना तभी प्रासंगिक होगी जब वह समय पर उपलब्ध होगी। लेखांकन द्वारा दी गई जानकारी भूत, वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं के परिणाम का पूर्वानुमान लगाने, करने और उत्तर देने में सहायक होनी चाहिए। लेखांकन में दी गई जानकारी से पिछले मूल्यांकन की पुष्टि अथवा संशोधन करना भी संभव होना चाहिए। तीसरी विशेषता है बोधगम्यता। बोधगम्यता से आशय है जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्भ में समझना चाहिए जिस संदर्भ में उन्हें तैयार किया गया है एवं प्रस्तुत किया गया है। संदेश की बोधगम्यता का आधार है संदेश तभी संप्रेषित माना जाता है जब वह देने वाले व्यक्ति द्वारा और पढ़ने वाले व्यक्ति द्वारा एक ही संदर्भ में समझा जाता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, लेखांकन द्वारा दी गई सभी जानकारी कुछ इस तरह से पेश की जानी चाहिए कि लेखांकन के उपयोगकर्ता और लेखांकन के जनक दोनों ही आर्थिक घटनाओं को एक ही संदर्भ में बनाएं और समझें। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं जिसका नाम है तुल्यता। तुल्यता से अभिप्राय है कि एक व्यापारी अपने वित्तीय घटनाओं को दूसरे की वित्तीय घटनाओं से तुलना कर सके। मान लीजिए एक इंडस्ट्री में एक व्यापारी है, वह यह जानना चाहता है कि उसकी तुलना में दूसरा व्यापारी ज़्यादा लाभ कमा रहा है या कम। तो दोनों ही व्यापारियों को चाहिए कि वह एक ही प्रणाली का इस्तेमाल करें, एक ही कला का इस्तेमाल करें ताकि वह एक दूसरे से अपने खातों की तुलना कर सकें या फिर और बाकी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ तुलना कर सकें। मान लीजिए बैंक आपको कोई ऋण देना चाहता है। बैंक आपको ऋण किस आधार पर देगा? यदि बैंक और आपके खाते एक ही कला को मानते हुए बनाए गए हैं
तो ही बैंक समझ पाएगा आप लाभ कमा रहे हैं या नहीं। इसलिए तुल्यता की गुणवत्ता हर व्यापारी को अपने लेखांकन में लानी ही चाहिए।